नमस्कार, हमारी खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। हमारा ये वीकली वादा है आपसे कि बाजार की आने वाले एक हफ्ते की, महीने की और एक साल की दिशा कैसी रह सकती है, उस पर हम एक खास चर्चा करते हैं हर हफ्ते के अंत में। और उसमें हम हमारे जो दिग्गज इंडस्ट्री वेटरन्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनसे बातचीत करके बाजार की जो दशा दिशा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, स्वस्थ हो और आपके जो बाजार से रिटर्न हो वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो इसी मंशा से हम ये कार्यक्रम लेके आते हैं और आज भी इस कड़ी में हम एक और सीनियर फंड मैनेजर से बातचीत करने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन भारतीय शेयर बाजारों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। एक तरफ कच्चा तेल दोबारा $100 के पार पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने दोबारा टैरिफ बम फूट दिया है। ऐसे माहौल में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या इन ग्लोबल झटकों के बीच में भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट रहेगी या अगले 6 से 12 महीने निवेशकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस बीच एफआईएस का रुख डामाडोल है, तो डीआईएस का सपोर्ट भी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़े आईपीओस आ रहे हैं, उनकी कतार लगी हुई है। और उसके साथ साथ गोल्ड में उतार चढ़ाव है और निवेशकों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोर्टफोलियो में पैसा आखिर लगाए कहाँ। लार्ज कैप्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, गोल्ड में या फिर कैश में बैठ जाएं, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं अबैकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जी। प्रतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, थोड़ा आपको प्रतीश सर के बारे में बता दूं। तो निवेश की दुनिया में प्रतीश जी का 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और प्रतीश जी बाजार के उतार चढ़ाव, सेक्टर रोटेशन और लंबी अवधि की निवेश रणनीति पर अपनी स्पष्ट राय देने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अबैकस म्यूचुअल फंड ने अपना एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी लॉन्च किया है। ऐसे में जानना और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि मौजूदा अनसर्टन माहौल में उनकी निवेश रणनीति क्या है। मैं उस पर आता हूं सर, लेकिन सबसे पहले ये जो ब्रेंट क्रूड में हमने उछाल देखा, $100 के पार चला गया, ट्रंप साहब ने जो फार्मा सेक्टर है या फिर जो 60 देश हैं उनके ऊपर टैरिफ का बम फोड़ा है और जियोपॉलिटिकल तनाव तो लगातार जारी ही है। ये 3 ऐसे रिस्क हैं सर जिन्हें शायद बाजार अभी थोड़ा कम आंक रहा है। आपके हिसाब से अगले 6 महीने में निवेशकों को किसी एक रिस्क को अगर सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, जिसके बारे में बाजार अभी ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा? क्या अगर 3 से 6 महीने में क्रूड 80 से $100 की रेंज में रह जाता है और टैरिफ वॉर बढ़ती है यहाँ से, जैसे ट्रंप साहब ने इंडिकेट किया है, तो भारतीय बाजार में सबसे बड़ा खतरा क्या होगा सर? क्या अर्निंग्स का होगा, वैल्यूएशन का होगा या फिर लिक्विडिटी का? श्योर। नहीं, हम जो देख रहे हैं कि ओवरऑल माहौल काफी वोलेटाइल रहा है इन टर्म्स ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क, राइट। आई मीन लाइक हर साल कुछ ना कुछ एक काफी रिस्क फैक्टर जो बोलते हैं इक्विटी में, वो प्ले आउट कर रही है। तो जो द करंट रिस्क इज द वेस्ट एशियन क्राइसिस, द वॉर क्राइसिस, जिसमें क्रूड का हैज बीन फैली वोलेटाइल, राइट। आपने देखा होगा क्रूड जो पीक किया था रफली अप्रैल मई के टाइम पे अराउंड $120 पे पीक किया था। It came down all the way down to like $70. Last 1 week has been unfortunate. It's gone to like almost like $100 kind of level, right? I mean, but market में काफी एक एक if you look at the Nifty का जो behavior रहा है, एक almost flattish kind of behavior रहा है. It seems like market काफी earnings को लेके follow कर रही है more than the macro events at this point of time. But at this, having said, क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो एक देखने जैसा होगा। मींस इन टर्म्स ऑफ वी शुड फैक्टर द रिस्क ओवरऑल फ्रॉम ए क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपके हिसाब से क्रूड सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ से? हाँ, बिकॉज सी हमारा व्यू ऐसा है कि पोस्ट वॉर बेसिस में क्रूड विल क्लियरली सेटल डाउन। ये हमें लगता है कि ये काफी ट्रांसिएंट है, शॉर्ट टर्म है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल काइंड ऑफ नेचर ऑफ द क्रूड। सो प्राइसेस एक बार वॉर के बाद आपको प्राइसेस इसमें नीचे आते दिखाई देगी। ऑल्टरनेट सप्लाईज जो बोलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वो भी काफी सुनने में आ रहा है कि काफी सारे पाइपलाइन शिपमेंट्स काफी हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट सप्लाईज। सो शायद जरा समय लग सकता है और हमें भी ऐसा लगता है कि वॉर में मे बी डिस्कशंस ऑलवेज हैपन। हमने देखा रिसेंटली ईरान में सैंक्शंस भी लिफ्ट किया गया था। सो never say never, right? I mean, like things can turn on the other side. Last 10 days has been volatile.
ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि जंग खत्म होने के बाद क्रूड के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, जो कि फिलहाल देखा जाए जो यूएस और ईरान के बीच में जंग चल रही है, ये फिलहाल इस साल का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है या फिर ओवरऑल सबसे बड़ा रिस्क है? हर साल कोई ना कोई रिस्क तो बाजार को तंग करता ही है और इस साल ये यूएस ईरान जंग हो गया। सर, लंबा नजरिया है तो बाजार में हर गिरावट पर बाय द डिप करके चले, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है कि लॉन्गर टर्म में अच्छे रिटर्न्स ही डिलीवर किए हैं। लेकिन जिस तरह का मौजूदा माहौल है, जो रिस्क की बात आप भी कर रहे हैं, इस माहौल में ये जो रणनीति है, क्या ये पहले जितनी सुरक्षित बची है? अगर अगले 6 महीने में निफ्टी सपोज कीजिए 10 से 15% करेक्ट हो जाता है, तो क्या आप उसे खरीदारी के तौर पर मानेंगे, या अभी भी जो गिरावट हो रही है उसको भी, या फिर इस परिस्थिति में कैश लेवल्स बढ़ाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर ग्लोबल संकट में इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठने लगते हैं? श्योर, नहीं, जैसे बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हमने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स, सितंबर 24 जब मार्केट्स पीक हुआ था, वहाँ से इंडेक्स का रिटर्न्स हैव बीन ब्रॉडली फ्लैटिश, राइट। इन द इंटरिम हमने देखा है कि बोथ दो बजट्स हुए। गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रो ग्रोथ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स किए थे बजट में। आपको याद होगा जब सैलरीड क्लास के लिए टैक्सेशन कट हुआ था, देन जीएसटी कट्स केम इन। आरबीआई का भी काफी प्रो ग्रोथ पॉलिसी रहा है इन टर्म्स ऑफ कटिंग रेट्स। जो लिक्विडिटी सरप्लस मेंटेन करने में काफी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आरबीआई का। सो अंडरलाइंग जो हम बोलते हैं डोमेस्टिक मैक्रो सीम्स टू बी फेयरली स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ। अर्निंग्स भी आपने देखा होगा लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है काइंड ऑफ। Q4 की मैं अगर बात करूं, लास्ट क्वार्टर का नंबर्स हैव बीन फेयरली गुड। इवन दिस क्वार्टर हमने जो भी नंबर्स देखे हैं ठीक ठाक से रही है काइंड ऑफ। सो स्टार्ट ऑफ द ईयर ब्रॉडर व्यू ये रहा है कि निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ विल बी लाइक ऑलमोस्ट 15-16%। और जीडीपी ग्रोथ जो बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ है। ये शायद 2 या 3 साल बाद आ रही है इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ। अगर डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रहा, एंड corporate earnings will definitely do better than the double digit overall. So हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से considering the fact कि consolidation phase एक आ चुकी है मार्केट में almost 2 साल का, somewhere the price and the earnings में convergence आने का काफी full chance है। मैं मानता हूँ कि जरा मैक्रो अनसर्टेनिटीज, जो वॉर इज अनसर्टेनिटी, बट अंडरलाइंग अगर देखा, अंडरलाइंग डेटा सीम्स टू बी फेयरली डिसेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आपकी बातचीत से सर ऐसा लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस अगर ट्रांजिटरी हैं, जंग खत्म होने के बाद नीचे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से सर अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा है, किसी निवेशक के पास लगाने के लिए, तो आप क्या सलाह देंगे सर? लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप? इसमें से अगर किसी को एक आइडियल पोर्टफोलियो या फिर एलोकेशन करना है तो आपके हिसाब से ये क्या होगा? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लॉन्च कर चुके हैं, तो सर उस हिसाब से स्मॉल कैप में वैल्यूएशन को लेकर अब भी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, या फिर आपको लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप से प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप्स में शिफ्ट कर देना चाहिए, वहां पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो ज्यादा है? श्योर, नहीं, हमने ये देखा है कि एंड जो लार्ज एंड मिड कैप जो फंड लॉन्च करने का जो 2-3 काफी रीजंस है हमारे। एक जैसा मैंने बताया, मार्केट में काफी कंसोलिडेशन फेज आ चुका है ओवर द लास्ट 2 इयर्स। अगर मैं स्पेसिफिक फैक्ट्स की बात करूं, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्पेस में ऑलमोस्ट 60% स्टॉक्स में काफी ऑलमोस्ट 20%-30% करेक्शंस आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक प्राइस फ्रॉम इट्स पीक, राइट। तो आपका हेडलाइन नंबर अगर फ्लैट हो, लेकिन अंडरलाइंग स्टॉक्स में काफी गिरावट हो चुकी है दिस टाइम, एंड अर्निंग्स इज फेयरली स्ट्रॉन्ग, राइट। तो लास्ट 2 साल में हमने देखा है ऑन एग्रीगेट बेसिस में मिड कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट हेल्थी डबल डिजिट का अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। एंड मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दी वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मैंने बताया था, दिस अर्निंग्स विल काइंड ऑफ कंटिन्यू। शायद हो सकता है कि नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर हो इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस, बट ब्रॉडर हेल्थलाइन जो सेल्स ग्रोथ हो एंड दी अर्निंग्स ग्रोथ एक डबल डिजिट का फेयरली गुड चांस दिख रहा है। इन दैट बैकग्राउंड हमें लगता है कि इन टर्म्स ऑफ बोथ द मिड कैप एंड द लार्ज कैप कैटेगरी विल डू वेल। मिड कैप डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज से जा चुकी है, तो शुड डू वेल। स्मॉल कैप इज मोर बॉटम्स अप, इसमें काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप में, स्टॉक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोरी है, तो उसको मैं अलग से रखूंगा। सी लार्ज कैप्स में हमने देखा है कि इन दैट निफ्टी 100 काफी सारे नेम्स है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ डिस्पाइट दी कंपनी बिन लार्ज कैप्स काफी हेल्थी रहा है इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है बहुत काफी सारे लार्ज कैप कंपनीज में। एक जो कंसर्न रहा है इन टर्म्स ऑफ दी एफआई फ्लो आउट देयर,
जो एटलीस्ट जुलाई मंथ हैज बीन fairly decent. लास्ट 5 months में काफी सारा एफआई आउटफ्लो हो चुका है. एंड अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग, in terms of the FI positioning today in India, it's an all-time low, right? I mean, like बाकी countries जो emerging markets में है वो काफी अलग, काफी all-time high में है. So it's a good chance that if earnings growth अगर recover हो आएगी तो FI flow will again come back in some way. So large caps also can do well. So which is why large and mid cap category should do well from here on. From a next like 15-18 months perspective. ओके तो आपने स्मॉल कैप को अलग रखा है, मौके वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं और आप कह रहे हैं कि लार्ज और मिड कैप में क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ हो चुकी है और करेक्शन भी हो चुका है स्टॉक्स में, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है जिस वजह से आपने ये फंड लॉन्च किया है, राइट? ठीक है. अब कुछ अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं सर, तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशंस फिलहाल रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं. आपको लगता है सर कि अगले अगर हम 6 से 12 महीने की बातचीत करें तो यहां से आपके हिसाब से क्या वैल्यूएशंस की री रेटिंग की गुंजाइश आपको नजर आती है अर्निंग्स के बेसिस पर, या काफी लिमिटेड है ये? नहीं, तो 2-3 सेक्टर्स है जो हमारे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं. एक फाइनेंशियल्स जो हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्पेस इटसेल्फ. से आपने देखा होगा फाइनेंशियल्स में जो क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली बैंक्स में काफी रोबस्ट रही है इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट 15%, 17% क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम वाइड, विच इज वेरी वेरी हेल्थी. जो एक कंसर्न रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन कंप्रेशन जो बोलते हैं, इसमें जरा एक डाइवर्स व्यू आ चुका है इन टर्म्स ऑफ सम बैंक्स margins have been very good. In some banks, margins disappointment, has come through in this quarter. But अगर मैं RBI का जो पॉलिसी देखो in terms of the FCNRB deposits, we will see how much कितना पैसा आने का चांस है in the next like 2 months, 3 months. तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स को जो बेनिफिट आ सकता है in terms of the FCNRB deposits, मार्जिन पे काफी सपोर्ट आएगी. तो हमें लगता है जो क्रेडिट ग्रोथ है इसका फ्लो थ्रू in terms of the margins will come through, and valuations are very attractive on the banking larger bank space. Second is अगर surplus liquidity system में है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी काफी बेनिफिट आ सकती है. सो बोथ दी सेगमेंट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव टू अस. एंड स्ट्रक्चरली हमें ओवरऑल जो जो कैपिटल मार्केट स्पेस हो अगर या वेल्थ मैनेजमेंट जैसा स्पेस हो वो हमें स्ट्रक्चरली काफी अट्रैक्टिव लग रही है, बिकॉज इट्स ए मल्टी ईयर स्टोरी. There is a per capita income shift जो हो रहा है इंडिया में, and wealth creation as a theme will do very well overall from an Indian's point of view. So financials is a fairly large area for us. Second जो बड़ा सेक्टर हमारे लिए है वो है दी हेल्थ केयर सेगमेंट. इसमें डोमेस्टिक फार्मा का जो नंबर्स काफी अच्छे से इम्प्रूव हो चुका है ओवर द लास्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स. एंड स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि both hospitals as well as the CDMO space are structural growth stories. So healthcare भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. तो ये दो सेक्टर्स तो ओवरवेट पोजीशन है. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अनदर स्पेस जो हमें लगता है कि देखना चाहिए फ्रॉम ए पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, अर्बन कंजम्पशन ग्रोथ हो या प्रीमियमाइजेशन काइंड ऑफ थीम हो, उस काइंड ऑफ थीम्स द कंजम्पशन स्पेस विल डू फेयरली वेल. सो ये 3 सेक्टर्स हमारे एक अट्रैक्टिव या फिर ओवरवेट पोजीशन टाइप लग रहा है. ठीक है, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप ओवरवेट हैं. लेकिन सर एक सेक्टर जहां आपको लगता है कि अभी भी ओवर ओन्ड है वो, यानी कि अभी भी कई लोग ओवर वेट हैं उसके ऊपर, लेकिन वो शायद गलत साबित हो सकता है या फिर ज़्यादा दाव लगा के बैठे हैं या फिर ज़्यादा होपफुल होके बैठे हुए हैं, और एक सेक्टर ऐसा जहां आपको लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, ज़्यादातर तबका बाजार का मिस कर रहा है उसे? If you look at then there are manufacturing as a theme जो है, means ये कोई सेक्टर में नहीं आते बट अक्रॉस सेक्टर्स है. रुपी में काफी गिरावट आ चुकी है, एंड compared to the emerging markets, Indian rupee almost 15-16% गिर चुकी है. So I think India's the competitive index जो बोलते हैं हमारा काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है दिस वन ऑफ टाइम. सो मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम लुक्स वेरी गुड. ये शायद फार्मा में हो सकती है या फिर इन टर्म्स ऑफ कुड बी ऑटो, कुड बी एरो सेगमेंट्स, कुड बी सप्लाई चेन जो बोलते हैं लाइक फॉर द पावर सेगमेंट और द डेटा सेंटर बोथ इंडिया एंड ग्लोबल.
इट इज अक्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट? सो हमें लगता है कि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, इन ऑल द सेक्टर्स कैन डू वेल स्ट्रक्चरली ओवर द नेक्स्ट लाइक कपल ऑफ ईयर्स. ओके, मतलब तो बट इसमें कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड है. ओके, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां, क्योंकि रुपया कमज़ोर हुआ है उस वजह से ये सेक्टर आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है. अच्छा सर, हाल के महीनों में हमने देखा है कि डीआईएस ने बाजार को काफ़ी मजबूत सपोर्ट दिया है. जैसे जैसे एफआईएस ने बेचा उसको काफ़ी हद तक डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन एफआईएस की बात करें तो उनका रुख काफ़ी हद तक बदलता रहता है. अगर एफआईएस की बिकवाली दोबारा तेज़ हो जाती है तो क्या सिर्फ जो घरेलू पैसा है, यानी जो घरेलू लिक्विडिटी है, डीआईएस के पास जो पैसा आ रहा है एसआईपी के जरिए, क्या वो संभाल पाएगा एफआईएस की ओर से जो बिकवाली का प्रेशर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि यूएस में देखेंगे तो 4.7% पर फिर से 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंचती हुई दिखी है. तो कोई भला किसी इमर्जिंग मार्केट में आके पैसा क्यों लगाएगा अगर 4.5% के आसपास रिटर्न उनको यूएस के मार्केट्स में ही मिल जाएगा? दरअसल मैं ये समझना चाहता हूं सर कि क्या भारतीय बाजार अब डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन ज़्यादा हो गया है या नहीं? क्या ये समझना जल्दबाजी होगी? क्योंकि कुछ आईपीओस आ रहे हैं सर बड़े बड़े, जिस वजह से लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, तो थोड़ा डीआईएस का सपोर्ट भी कम होता हुआ दिख रहा है. नहीं, श्योर, आपने जो बताया जैसे यूएस यील्ड्स जो ऊपर है वो एक फैक्टर है कभी समझने के लिए. सो लेकिन अगर मैं बाकी दो फैक्टर्स देखूं, जो अर्निंग्स ग्रोथ है, सेकंड इज रुपी स्टेबिलिटी जो हम बोलते हैं फ्रॉम ए स्पेशली डॉलर रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एफआईएस, ये दो अगर तीन कंडीशन है, एटलीस्ट टू कंडीशंस हैव बीन ब्रॉडली फुलफिल्ड. एंड जैसा मैंने बताया, जो एफआई का जो ओनरशिप है, लाइक इंडिया का जो वेट है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स में, ये ऑल टाइम लो पे है. दिस नंबर यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट लाइक 20%, ये गिर के आज के तारीख में 10% आ चुकी है. सो एंड ये साइकिल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 4 to 5 years साइकिल में, where FIs have sold out, they do tend to kind of come back at some point of time. So जरा टाइम देना पड़ेगा in terms of from a FI flow point of view. See, from a domestic angle, so far, the flows are very, very positive, very encouraging, and ये शायद एक long term theme जैसा है, जैसा I think the broader class of consumers, जो investors जो है, they do understand wealth creation today from a long term perspective. 2 साल तक रिटर्न नहीं आया है, मे बी सम जिटरी या फिर शायद सम कंसर्न आ सकती है इन टर्म्स ऑफ अगर मे बी लाइक 6-9 months में अगर रिटर्न अगर सबड्यूड रहा हो. बट ये जो ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इनटू एसआईपीज एंड ऑल, ये काफी लॉन्ग टर्म है. मे बी शायद पॉज हो सकती है फॉर सम टाइम, बट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस दिस ट्रेंड इज नाउ फेयरली एस्टैब्लिश्ड. ओके, ठीक है. सर, जब हम आईपीओस की बात कर भी रहे हैं तो कुछ बड़े बड़े आईपीओस लगातार आ रहे हैं, जिसमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट अभी थोड़ी दिन पहले ही आया है. ये क्या निवेशकों को हर बड़े आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए आपके हिसाब से, खासकर जहां पर बड़े म्यूचुअल फंड्स जो एंकर इन्वेस्टर्स के रूप में आते हैं उनको देख करके कूद जाना चाहिए? कई बार ऐसा भी होता है कि इसी हाइप की वजह से जो आईपीओ आता है फंडामेंटल्स इग्नोर हो जाते हैं, या फिर फंडामेंटल्स के ऊपर जो हाइप है ना वो भारी पड़ जाता है. आप सर एज अ म्यूचुअल फंड हाउस जब किसी बड़े आईपीओ में पैसा लगाते हैं, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, फॉर उसके लिए कौन से ऐसे 3 या 4 पैरामीटर्स हैं जिसको देखे बिना आप कभी भी उस आईपीओ को पिक नहीं करते हैं या फिर पैसा नहीं लगाते हैं? श्योर, मैं स्पेसिफिक आईपीओस की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आईपीओस जो होता है जनरली हमने देखा एक अपॉर्चुनिटी होती है, राइट? आई मीन, एंड आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल में इतनी सारी कंपनीज आई, काफी सारे न्यू सेगमेंट्स या फिर जो सब सेक्टर्स जो बोलते हैं, जो शायद पहले इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स इन द लिस्टेड स्पेस, उस टाइप की कंपनीज भी लिस्ट हुई है. सो तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेदर दिस आर लाइक न्यू आईपीओस, न्यू सेगमेंट्स जो बोलते हैं, न्यू सेक्टर्स जो बोलते हैं, एंड निश कंपनीज जो बोलते हैं, जो अगर उस टाइप की आईपीओस है तो डेफिनेटली एक की फैक्टर रहा है. सेकेंड इज द ब्रॉडर अंडरलाइन जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो या कंपनी का जो लीडरशिप पोजीशन हो इन टर्म्स ऑफ दोस इन दैट सेगमेंट इज समथिंग व्हिच वन शुड लुक एट. थर्ड इज द स्ट्रक्चरल स्टोरी आउट देयर, राइट? और आई थिंक ये हर इन्वेस्टर को देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे आ रही है कंपनी. सो हमारे लिए ये 3 फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट द IPOs, right? एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है फ्रॉम ए न्यू इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और न्यू सेक्टर. सेकंड इज जो कंपनी का जो लीडरशिप एंगल हो या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो, एंड वैल्यूएशंस जो है, ये 3 पैरामीटर हम क्लियरली देखते हैं फ्रॉम आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड डोंट वांट टू गेट स्पेसिफिक्स, बट आई थिंक एवरी आईपीओ इज एन अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ इवैल्यूएट.
ठीक है, तो ग्रोथ, प्रॉस्पेक्ट्स और मैनेजमेंट और उसके साथ साथ वैल्यूएशन, ये तीन मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए अब आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो हाइप अपनी जगह है, ये फंडामेंटल फैक्टर्स अपनी जगह हैं, ड्यू डिलिजेंस अपनी जगह है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले। तो बड़े म्यूचुअल फंड, जो बड़े निवेशक हैं, वो आपको बता रहे हैं कि वो किस तरह से बाजार में पैसा लगाते हैं, या फिर किसी कंपनी को जब वो सिलेक्ट करते हैं या फिर उसको पैसा लगाने के लिए चुनते हैं तो किन फैक्टर्स को वो ध्यान में रखते हैं। तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। मैं फिर से कह देता हूँ, आपको बता देता हूँ, कंपनी के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी कि ग्रोथ किस तरह की हो सकती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, लीडरशिप कैसी है, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, और वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट। ये तीन चीज़ें तो कम से कम आपको देखनी चाहिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। अब सर, मैं थोड़ा सोने चांदी के ऊपर बात करना चाहूँगा। हाल में हमने देखा है सर, सोने में कमजोरी आई है। क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है, या फिर गोल्ड का जो मल्टी ईयर एक बुल रन चल रहा था वो आपको कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है? अमूमन हम देखते हैं सर, जब रिस्क बढ़ता है, वॉर होता है, तो सोने चांदी की कीमतों में उछाल आता है। लेकिन इस बार तो उल्टा हो रहा है सर, जब ये जंग जब तेज़ भी हो जाती है या फिर छिड़ भी जाती है, तब भी हम देखते हैं कि इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। तो जितना होना था सर, वो हो चुका है साल के पहले हाफ में ही। अब यहाँ से जो बुल रन है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब नई तेज़ी के लिए सोने चांदी में क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे और कब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? श्योर, नहीं, ये जरा जरा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ नो कहना, बट अगर सी गोल्ड ब्रॉडली, अगर आप हिस्टोरिकली देखा होगा कि गोल्ड इसे हेज अगेंस्ट, जो बोलते हैं ना, जो रिस्क हो या फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, उस टाइप का रहा है। एंड गोल्ड इज क्लियरली डॉलर एसेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका अंडरलाइंग रिटर्न्स या अंडरलाइंग जो इनकम फ्लो कुछ रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ, तो जनरली होता नहीं है। सो इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई। एक जो चीज जो फर्क पड़ा है ओवर द लास्ट 3 to 4 years इज दी जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो सेंट्रल बैंक जो गोल्ड का परचेस कर रही है ओवर द लास्ट 3 to 4 years। एंड हमने देखा काफी सारा जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने अपने रिजर्व्स में गोल्ड का प्रोपोर्शन काफी इंक्रीज कर दिया है ओवर द लास्ट लाइक 4 to 5 years, राइट? सो ये एक शिफ्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड का जो डिमांड सप्लाई पैटर्न्स में। वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए कॉल कि कल whether China will keep buying or not, I mean, ये कहना मुश्किल है। बट गोल्ड एज एन एसेट क्लास, आई थिंक शायद हर इन्वेस्टर को एक छोटा एलोकेशन रख देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज एन एसेट क्लास। एंड रिटर्न्स कैन बी वेरी वोलेटाइल। अगर आप लास्ट 20 साल का रिटर्न्स अगर गोल्ड में शायद अराउंड 10-11% रहा है, बट अगर सेम नंबर में देखो फ्रॉम 2000 टू मे बी लाइक 2023, जस्ट 3 साल पहले तक गोल्ड रिटर्न्स वर हार्डली 4 to 5%। सो एक लंपी रिटर्न्स रहता है गोल्ड में। तो जो भी रिटर्न्स हम जो देख रहे हैं वो लास्ट 3-4 साल के रिटर्न्स है। शायद एक कंसोलिडेशन फेज आ जाए इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट मे बी एसेट एलोकेशन में नथिंग रॉन्ग इन हैविंग सम काइंड ऑफ एलोकेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सर, कुछ लोग कहते हैं कि सोना मान लीजिए लार्ज कैप है, तो चांदी एक स्मॉल कैप टाइप है, मतलब भले ही भाव में काफ़ी अंतर रहता है। आपका क्या व्यू है सर, सोना चांदी एज अ एलोकेशन टुवर्ड्स पोर्टफोलियो, कितना एलोकेशन होना चाहिए और सोने चांदी को कैसे बैलेंस करना चाहिए? अब इक्विटी को, डेट को, या फिर सोने चांदी को एज एन एसेट क्लास बैलेंस करना ये अलग बात होगी, और सोने चांदी को बैलेंस करना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। आप कैसे रीड करते हैं सर इन दोनों कमोडिटीज़ को, दोनों ये जो बुलियन का पार्ट है? Sure, नहीं, मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, सो मेरा काफी प्रेफरेंस विल बी इक्विटी एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स। बट फ्रॉम ए मे बी फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, बोलते ना, जो 4%, 5%, some allocation to gold is not a bad idea from a long term. And as Indians, as housewives, they do purchase gold. I'm sure like जो हर इंडियन के घर में कोई ना कोई गोल्ड तो डेफिनेटली होगा। एक एलोकेशन जो बोलते हैं ना, मींस सबकॉन्शियसली बिल्ड हो जाता है फ्रॉम ए हाउसहोल्ड सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। So that way I think Indian households will not be too bad off, too worse off from by holding gold. And एक अलग तरह सा वेल्थ क्रिएशन जो ऑलरेडी आ चुका हुआ इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, जो उनके घर पे आज के तारीख में। तो आपके हिसाब से सर 4 से 5% एलोकेशन होना चाहिए, ज़्यादा फोकस सोने पे होना चाहिए या फिर चांदी के ऊपर होना चाहिए? क्योंकि चांदी सर एज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर देखा जाता है, तो सोना एज अ हेज अगेंस्ट रिस्क या फिर महंगाई इसके तौर पर भी देखा जाता है। सेंट्रल बैंकर्स ने भी खरीदा है, लेकिन सेंट्रल बैंकर्स ने सर चांदी उस हिसाब से नहीं खरीदी जितने सोने को खरीदा गया है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि जब पोर्टफोलियो में सोने चांदी को जगह देनी है तो उसमें सोने का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए और चांदी का कितना होना चाहिए? Sure, I'm not an expert on this thing, but I mean,
ब्रॉडली सिल्वर का जो एप्लीकेशन काफी इंडस्ट्रियल टाइप रहा है इन टर्म्स ऑफ सो whereas gold is more like a hedge kind of thing but इनका जो रेशियो जो बोलते हैं हम लाइक सिल्वर टू गोल्ड रेशियो प्राइस का जो मूवमेंट है समवेयर देयर इज सम कोरिलेशन फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव राइट बट अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखो सिल्वर काफी वोलेटाइल asset class भी है in terms of so the risk profile of the risk return is very different in silver as compared to kind of gold जो हम बोलते हैं in terms of so kind of so I'll want to leave it at that in terms of कि both are very different asset class. Gold can be much more structural long term जो बोलते हैं based on demand supply. Silver is more volatile and up to the risk profile of every person. वैसे सर जिस तरह का करेक्शन हो चुका है सोने चांदी की कीमतों में $4,000 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना $56-58 के आसपास चांदी आ चुकी है, क्या सोने चांदी में वाकई में इस लेवल पर दोबारा एंट्री करने का मौका है या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में हम सर्च देख रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे आते आपको दिख रहा है और उसके हिसाब से क्या सोने चांदी में अभी मौका है या थोड़ा और वेट कर लें, नीचे गिर सकते हैं? नहीं, आई थिंक डॉलर इंडेक्स जो हम देख रहे हैं कि यूएस में जो यील्ड्स अगेन स्पाइक बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन लेवल्स एंड ऑल हैव स्पाइक ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, सो एक स्लाइट एप्रिसिएशन काइंड ऑफ मोड रहा है व्हिच जो हम बोलते हैं ना मेटल्स का जो कोरिलेशन इज स्लाइटली इनवर्स ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी विल सी हाउ इट पैन्स आउट ओवर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस काइंड ऑफ सो जैसा मैंने बताया गोल्ड काइंड ऑफ एक बड़ा रैली आ चुका है गोल्ड में, मे बी एक कंसोलिडेशन फेज आ सकती है, बट it all depends on the geopolitical risk, all depends on how much central banks would want to shore up जो बोलते हैं ना कि in terms of ने जो purchase करना है on that basis it things can change, like so difficult to take a fundamental view because इसमें कुछ earnings या फिर इसमें underlying earnings नहीं है कुछ in terms of gold. I understand. So more demand supply situation. एक आखिरी सवाल आपसे सर, जब आप कह रहे हैं आपने खुद भी एक मिड कैप लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है, आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में भी बहुत सारे मौके हैं जहां पे पैसा बनाया जा सकता है, अभी अगर सर किसी को निवेश करना हो तो एज अ प्रपोर्शन ऑफ वट एवर मनी दे हैव, जितने भी पैसे हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो उसमें से कितना पैसा फिलहाल बाजार में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और कितना कैश फिलहाल बुक्स पे रखना चाहिए? Sure, हम ये करें कि अगर markets have consolidated, so अगर large mid cap category देख ले तो one can easily get into even a lump sum kind of thing. See small cap generally एक SIP जो बोलते हैं ना, तो SIP always makes a lot of sense in small cap. Second, risk profile is very different. Small cap उन लोगों के लिए जो एक लंबा 10-year kind of view देख रहे हैं, small caps will do well from that perspective. Abacus is very bullish on small cap. Large and mid cap, हमारा तो ब्रॉड थीसिस रहा है कि वी विल रन दिस फंड एज कि जो बोलते हैं इसमें जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का जो प्रोफाइल है ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में काफी देखने मिला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न्स. इनका जो रिटर्न प्रोफाइल अगर आप बेस्ड ऑन जो पब्लिश डेटा है, लार्ज एंड मिड कैप इस कैटेगरी लार्ज कैप से काफी अच्छी रिटर्न्स मिली है एंड इस पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो बोलते हैं वो भी एज गुड एज ए लार्ज कैप, राइट. सो इसका जो कैटेगराइजेशन रिस्क प्रोफाइल रिटर्न प्रोफाइल में समवेयर बिटवीन द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट इटसेल्फ एंड स्मॉल कैप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिस्क प्रोफाइल. ठीक है, और प्रोपोर्शन सर लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में आप कैसे इसको एलोकेट करेंगे? या ऐसे फंड हमने जो कम्युनिकेट किया है रफली अराउंड 40-42% इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप्स, अराउंड 45% इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स एंड 14-15% इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप्स. सो ओवरऑल आप देख रहे हम लोग जो बता रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ 40% पकड़ो लार्ज कैप में एंड 60% मिड एंड स्मॉल कैप में इज व्हाट वी सीइंग. ओके, तो 40% लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और 60% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप होनी चाहिए, तो 45% के आसपास मिड कैप और 14-15% हमारे एलएमसी का जो बता रहा हूँ मैं, एलएमसी का जो स्ट्रक्चरिंग जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो स्ट्रक्चरिंग है वो बता रहा हूँ. ओके, ठीक है, तो 40% किसी भी फंड के पास आप देखेंगे तो लार्ज कैप होता है, 45% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप. मोटा मोटी स्मॉल कैप मिड कैप 60% होते हैं और लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में 40% होने चाहिए, ताकि बैलेंसिंग रहे, स्टेबिलिटी रहे और कोई बाजार में उठापटक होती है, कोई गिरावट आती है तो आपके पोर्टफोलियो को कम से कम सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि लार्ज कैप्स उतना नहीं गिरते हैं जितना हम मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखते हैं. और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि स्मॉल कैप में जब भी आप निवेश करें, जितना भी एलोकेशन करें, उसको आप SIP रूट के जरिए धीरे धीरे स्मॉल कैप
स्टॉक्स में पैसा लगाइए। लार्ज मिड कैप में आप चाहें तो लमसम के रूप में पैसा लगा सकते हैं, जिस तरह का मूड माहौल फिलहाल बाजार का है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैसे हमने कोई स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो करी नहीं है सर, कोई ऐसा डिस्क्लेमर जो आप शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? नहीं, जो सेक्टर्स जो हम बता रहे हैं काइंड ऑफ ना हाउस वी कुड बी बुलिश ऑन दो सेक्टर्स, अदरवाइज स्टॉक्स हमने बात नहीं की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, ये थे अबैकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जी, जो बता रहे थे कि फिलहाल जो क्रूड के प्राइजेस ऊपर हैं वो उनको ट्रांजिटरी लग रहे हैं, यानी कि छोटी अवधि के लिए लग रहे हैं। जैसे ही जंग खत्म हो जाएगी, क्रूड के प्राइजेस नीचे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से बाजार में पैसा लगाने का काफ़ी अच्छा समय है। यही कारण है उन्होंने एक मिड लार्ज कैप फंड भी लॉन्च किया है और उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है और ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए बाजार में पैसा लगाने का काफ़ी अच्छा मौका है। गोल्ड ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए 4-5% के आसपास, मैक्सिमम 10%, लेकिन एलोकेशन अगर आपको पोर्टफोलियो में करना है तो 40% लार्ज कैप होने चाहिए, 60% मिड कैप स्मॉल कैप होने चाहिए, उसमें भी मैक्सिमम 15% अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखिए और उसमें भी निवेश आपको एसआईपी के जरिए करना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने सीखी और इस शो का जो मकसद है वो यही है कि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करें, कैसे अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ दें जो रिटर्न्स मैक्सिमाइज करके आपको डिलीवर कर सके। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ हम ये शो करते हैं और आज भी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी और आपको पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल करने में इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मार्केट आउटलुक के आज के एडिशन में बस इतना ही, मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।